हेलो नमस्कार। एमआर7 क्लासेस में आपका एक बार भी स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा न्यायपालिका रहेगा सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो हुई थी 28 जनवरी 1950 को। जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसके 2 दिन बाद इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इससे पहले क्या था, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसकी जो संघीय न्यायालय के रूप में ब्रिटिश जो प्रिवी काउंसिल थी इसने उसका स्थान लिया था। इससे पहले क्या थी, ये थी संघीय न्यायालय, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने इसने भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित संघीय न्यायालय और ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति ने स्थान लिया था। समिति ने स्थान लिया था। वर्तमान में बात करें, जब जिस समय हमारा जो संविधान बना था उस समय क्या था, यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी 28 जनवरी 1950 को, उस समय जो न्यायाधीशों की संख्या थी उस समय एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे। जिस समय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश तो टोटल जो मिला के संख्या थी उस समय 8 थी। और उस समय जो पहले मुख्य जो न्यायाधीश थे उस समय वो थे जस्टिस हरिलाल जे कनिया उस समय हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन वर्तमान में बात करें, वर्तमान में जो इनकी संख्या है वो है एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। इनकी जो संख्या है उसको कौन बढ़ाया घटा सकता है, वो बढ़ा घटा सकती है हमारी संसद। तो इस समय जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं जस्टिस VR गवई, यानी न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई।
वर्तमान में जस्टिस वी आर गवई इस समय क्या है, वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश। इनकी जो संख्या है संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यानी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। हमारे देश को चलाने में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का बहुत बड़ा समरा। तो जो विधायिका होती है, विधायिका का काम होता है कानून बनाना, और जो कार्यपालिका की है उसको इस विधि को, जो विधि बनाई है विधेयक को लागू करने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है, कार्यपालिका की। लेकिन जो इस विधि या विधेयक को कोई न्यायिक चुनौती आती है तो इसको न्याय करने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है, कार्य या न्यायपालिका की। तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बात करें। विधायिका का काम क्या होता है, विधायिका और कौन होती है, कार्यपालिका, उसके बाद आती है न्यायपालिका। इसका काम होता है विधि या कानून बनाना। विधि बनाना, और इसका काम होता है इसको लागू करना, विधि को लागू करना। और जो हमारी न्यायपालिका है इसको क्या है, इसका काम होता है इस विधेयक को या विधि को लागू करने में कोई भी समस्या आ रही है तो उसको न्यायिक चुनौती आती है तो इसका जो न्याय करने की शक्ति है वो होती है हमारी न्यायपालिका के पास। विधि या कह सकते हैं एवं विधेयक को लागू करने में कोई समस्या आती है तो न्याय करने की शक्ति किसके पास होती है, न्यायपालिका के पास। अब बात करेंगे इनकी कॉलेजियम सिस्टम, यानी जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर इनकी नियुक्ति की जाती है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की, वो है कॉलेजियम सिस्टम द्वारा। बात करेंगे कॉलेजियम प्रणाली की। कॉलेजियम प्रणाली, इसमें क्या है, इसमें होते हैं एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, और 4 क्या होते हैं,
4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश, इनका काम क्या होता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति करना और जो उनकी पदोन्नति करना या उनका स्थान करने का जो काम है वो इन्हीं कॉलेजियम सिस्टम द्वारा होता है। इनमें सरकार की भूमिका क्या होती है? अगर इन्होंने कॉलेज जो ये 4, एक मुख्य न्यायाधीश और जो 4 अन्य न्यायाधीश हैं, इन्होंने क्या किसी का नाम दे दिया माना, और वो उस नाम को ही सिफारिश के लिए सरकार के पास भेजी जाती है। फिर वो क्या है, सरकार इसमें उस पर विचार करती है। वो वापस भेजने का भी अधिकार होता है। सरकार जो है किसी नाम पर, जैसे जो इनमें क्या है नाम भी भेजे गए हैं कॉलेजियम सिस्टम के लिए, तो इन पर क्या है सरकार उस पर आपत्ति उठा सकती है या उस पर स्पष्टीकरण मांग सकती है और उसे जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको वापस भेज सकती है। अगर वो अंतिम में क्या है फिर भी उन्हीं को नाम को भेज देता है कि कोई उनमें सुझाव ना करके, तो फिर क्या है उनको सरकार को मानना ही पड़ेगा। क्योंकि इसके द्वारा क्या होती है, कॉलेजियम सिस्टम द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति पदोन्नति और स्थानांतरण के लिए क्या करते हैं, नाम सुझाते हैं। नाम सुझाते हैं। अब इनकी योग्यता की बात करें, योग्यता, तो इसका जो जिक्र है वो हमारे आर्टिकल 124 के क्लॉज 3 में है। सबसे पहले क्या हो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, कम से कम क्या हो, एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में क्या हो, न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, कम से कम एक में तो किया ही हो, कम से कम एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, या क्या हो, कम से कम एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकील रहा हो। कम से कम एक हाई कोर्ट या अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकील यानी एडवोकेट रहा हो। यदि वो इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, तो जो राष्ट्रपति है उनकी निगाह में, उनकी दृष्टि में क्या होना चाहिए, विधिवेता हो। लेकिन यदि इन दोनों में से नहीं है तो वह क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेता होना चाहिए। राष्ट्रपति की
दृष्टि में विधिवेता हो। अब इनकी शपथ की बात करें तो ये शपथ किसके समक्ष लेते हैं? राष्ट्रपति के। शपथ भी राष्ट्रपति की देते हैं और त्यागपत्र भी के किसको देते हैं? राष्ट्रपति को ही देते हैं। राष्ट्रपति के समक्ष। और त्यागपत्र भी, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। और इनके कार्यकाल की बात करें, इनका जो कार्यकाल है वो होता है 65 वर्ष की आयु तक। 65 वर्ष आयु तक। ऐसा कोई निश्चित नहीं हो सकता कि 2 साल या 3 साल के लिए है। अब इनकी जो हटाने की प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया की बात करें, इनके 2 ही कारण दिए होते हैं। अगर उनके खिलाफ क्या हो, कदाचार से यानी भ्रष्टाचार साबित हो जाए या असमर्थता है उस काम को करने में, यही 2 कारण दिए हैं। साबित कदाचार और दूसरा है असमर्थता होने पर, यानी वो उसके काबिल नहीं है, अब उस काम को करने में असमर्थ नहीं है होने पर। इसमें क्या है, ये जो ये प्रस्ताव है ये संसद के दोनों सदनों से पारित किया जाता है। लोकसभा में 100 जो सदस्य हैं उनका समर्थन जरूरी है और राज्यसभा से 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। जब हम किसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ क्या ला रहे हैं, प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, तो उस समय फिर क्या होगा, इसी प्रस्ताव पारित होने के बाद भी एक कमेटी को क्या है ये सिद्ध करना पड़ेगा कि कदाचार जो उसके कदाचार या असमर्थता है उसी, और संसद में 2/3 से बहुमत से जो प्रस्ताव है वो पारित होना चाहिए और उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति जो उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और हस्ताक्षर होने के बाद जो जिस भी न्यायाधीश के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया है उसको हटना पड़ेगा, यानी उनको अपना स्थान एक रिक्त करना पड़ेगा। इसमें ये प्रस्ताव ये संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित किया जाता है। दोनों सदनों मतलब लोकसभा से कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? 100 सदस्यों का। 100 सदस्यों का समर्थन जरूरी। और राज्यसभा में बात करें तो हाँ 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। जब हम किसी न्यायालय के खिलाफ क्या ला रहे हैं, प्रस्ताव हटाने का प्रस्ताव ला रहे हैं, सदस्यों का समर्थन जरूरी। फिर क्या होगा, इनमें पास होने के बाद 2/3 बहुमत से पास होने के बाद क्या है, राष्ट्रपति के पास जाएगा
उससे पहले क्या हुआ, इसके लिए क्या है कमेटी बनेगी। जो कमेटी बनेगी उसको भी क्या है, जो कदाचार है वो असमर्थता वो सिद्ध करना पड़ेगा। फिर कमेटी को कदाचार या असमर्थता सिद्ध करनी पड़ेगी कि वो अपने काम में असमर्थ हैं या उनके खिलाफ ये कदाचार साबित हुआ है। फिर पास होने के बाद संसद में यानी 2/3 बहुमत प्राप्त होने के बाद ये जाएगा फिर कहाँ पर, राष्ट्रपति जी के पास। राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति अगर इस पर साइन कर देते हैं तो क्या है, जो जिसके न्यायाधीश के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया है उसको हटना पड़ेगा। साइन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उक्त यानी जिसके खिलाफ लाया गया है न्यायाधीश अपने पद से हट जाएंगे। ये होती है उनकी हटाने की प्रक्रिया। ऐसे जो प्रस्ताव है वो किसके खिलाफ लाया गया था, वी रामास्वामी के खिलाफ लाया गया था ऐसा प्रस्ताव, परंतु वो क्या पास नहीं हो सका था। नोट करके, वी रामास्वामी के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव आया परंतु वो पास नहीं हुआ था, पास नहीं हो सका। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।